हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश यादव और स्वागत करता हूं आप लोग का पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज पढ़ते हैं गोली दर्पण क्या होते हैं और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होते हैं। देखिए, कांच का एक खोखला गोला लीजिए, उसका एक भाग काट के निकाल दीजिए। तो जो कटा हुआ भाग होगा उस भाग को आप एक तरफ से पॉलिश कर दीजिए तो हमारा बन जाएगा गोली दर्पण। ठीक है, कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जिसको हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, उससे जो दर्पण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण। ठीक है, ये हमारा कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है, इसका एक भाग हम लोग काट के निकाल लिए। अब इस कटे हुए भाग को हम लोग एक तरफ से पॉलिश कर देंगे तो हमारा बन जाएगा गोली दर्पण। अब इसमें दो तरह के दर्पण बनेंगे। यदि हम इस पार्ट के जो उभरा हुआ सतह है उसको हम लोग पॉलिश कर दें और दबे हुए सतह हमारा बन जाएगा परावर्तक सतह, तब हमारा बनेगा अवतल दर्पण। अगर दबे हुए सतह को पॉलिश कर दें तो उभरा हुआ सतह हमारा बन जाएगा परावर्तक सतह, तो हमारा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा कितने तरह का हो जाएगा? दो तरह के। पहला क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर। देखिए, जब हम दबे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे और उभरा हुआ सतह हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा, उसको तब हमारा क्या बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा कटा हुआ भाग है दर्पण का। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। इसके दबे हुए भाग को हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिए या कलई कर दिए, तो ये जो हमारी उभरी हुई सतह है यह बन गई परावर्तक सतह। इस तरह के दर्पण को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। वस्तु हमारी दर्पण के हमेशा इस साइड रखी जाती है, बाएं साइड, इसलिए हमारी प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और परावर्तक सतह हमारी उभरी हुई सतह होगी। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या होगा? एक कटा हुआ भाग ले लिए हम लोग कांच के गोले का। ठीक है, इसके उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दिए। ये उभरे हुए सतह इसको पॉलिश कर दिए। अब हमारी परावर्तक सतह बन गई, जो दबी वाली सतह परावर्तक सतह बन गई। इस तरह के दर्पण हमारे क्या कहलाएंगे? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, गोली दर्पण के जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ बिंदु होते हैं दर्पण के आसपास और दर्पण पर कुछ बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को हमें समझना है क्या क्या होते हैं, इनका नाम क्या है और उनको कहते क्या है। ठीक है, तो एक हमने बना लिया अवतल दर्पण, एक बना लिया उत्तल दर्पण। दोनों के लिए एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो पहला आपका है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये दर्पण हमारा किसी कांच के खोखले गोले का ही भाग है। ठीक है, जिस कांच के खोखले गोले का यह भाग है उसका कहीं केंद्र होगा, सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दर्पण है हमारा, ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग है। अगर उसको हम पूरा करें, उस गोले को पूरा करें कुछ इस तरह से, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, बीच में कहीं सेंटर होगा। तो यही जो सेंटर है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और इसको लिखते हैं सी से। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। ये हमारा किसी कांच के खोखले गोले का भाग है। ठीक है, इसका कहीं केंद्र होगा और इसी जो केंद्र होगा इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से, कैपिटल आर से दिखाएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण भाग है
उस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके इसके परिधि तक जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये हो गया। तीसरा नंबर आपका होता है ध्रुव। ध्रुव जिसको बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्रुव। देखिए दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरेगी, ठीक है, अभी मुख्य अक्ष के बारे में आप लोग को बताते हैं। दर्पण का जो, इतना याद रखिए, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा मुख्य क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ध्रुव। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इसके लिए, उत्तल के लिए यहाँ पर हो जाएगा पी। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, या पहले फोकस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फोकस दूरी। पहले पढ़ लेते हैं फोकस। फोकस को हम लोग एफ से लिखेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, अच्छा फोकस दूरी, फोकस पढ़ने से पहले मुख्य अक्ष पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोकस पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष देख लेते हैं क्या होता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी रेखा जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर पास हो। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर पास होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, दर्पण का मध्य बिंदु ये है, इन दोनों से होते हुए जो पास होगी रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये हमारी हो जाएगी मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें ये वाली हो जाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद हम लोग देखेंगे अब 5वां नंबर, फोकस और फोकस दूरी के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, फोकस। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु हमारा फोकस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से दर्पण से समांतर आ रही किरणें, तो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, तो जिस बिंदु पर मिलेंगी वही हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो फोकस इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा आधे दूरी पर होता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, यहाँ से पोल से जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके आधे दूरी पर आपका होगा फोकस। ठीक है, इसके लिए फोकस आपका यहाँ हो जाएगा आधे दूरी पर। इसको हम लोग ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फोकस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोकस दूरी। छठा है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए दर्पण के ध्रुव पोल से लेके दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव ये है पोल, यहाँ से लेके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। हम लोग क्या क्या पढ़ें, पहला पढ़ें वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दर्पण हमारा जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग बनाए इसको, तो यहाँ पे कुछ बना वक्रता केंद्र, इसके लिए यहाँ पे बना। दूसरा हम लोग पढ़े वक्रता त्रिज्या। तो कांच के खोखले गोले का जिसका भाग है दर्पण, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गई। तीसरा हम लोग पढ़े ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वही हमारा ध्रुव कहलाता है, पोल। चौथा पढ़े मुख्य अक्ष। एक ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास होती है, गुजरती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला हम लोग पढ़ें फोकस। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से परावर्तित होकर इसी बिंदु पर मिलेंगी। इसके बारे में अभी जब
हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव पोल से लेके दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, थैंक यू।